हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने मेनली दो टॉपिक्स कवर किए थे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और ये दोनों ही प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होती है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, और इसमें भी हम सिर्फ आज इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जो कि है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिमार्क हमारा रह गया था क्रॉस प्रोडक्ट पर, उसे देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी को इस तरह से डिफाइन किया गया था। और हमने थर्ड रिमार्क में जब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड था ये। तो जो रिमार्क रह गया था वो ये बताता है कि अगर आप इस ए और बी से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, तो अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ले लूँ जो कि वेक्टर ए को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और इस तरह से हम बी के पैरेलल एक और वेक्टर बना दे बी, तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो इस पैरेललोग्राम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हमारा फिफ्थ रिमार्क, जो कि ज़रूरत भी रहेगी हमें। तो फिफ्थ रिमार्क ये रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एजेस वेक्टर ए एंड बी will be magnitude of A क्रॉस B। तो इन दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो एक्चुअल में एरिया होता है इन दो वेक्टर से बने पैरेललोग्राम का। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, बी थ्री वेक्टर्स। तो अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कि इसे कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर हम एक वेक्टर की बचे हुए दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो इसे कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बी क्रॉस सी, तो आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक वेक्टर है, ए अपने आप में एक वेक्टर है, और जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो हमें मिलता है स्केलर। इसी तरह से आप बी वेक्टर की बचे हुए दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये भी अपने आप में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और सी डॉट ए क्रॉस बी भी रहेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ऑल थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट नोट करते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसकी नोटेशन क्या है। तो हर बार इस तरह से लिखने से बचने के लिए एक सिंबल बना दिया गया है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख दिया जाता है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे टीचर इसे पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बोलते थे वो डब्बा एबीसी। तो आप इसको बॉक्स एबीसी या स्क्वायर ब्रैकेट एबीसी बोल सकते हैं। कई बुक्स में इनके बीच में कोमा लगा दिया जाता है, लेकिन बिना कोमा के भी आप इसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमें ये तो पता चल गया कि इस तरह के सिंबल को ऐसे डिनोट किया जाता है और कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसे फाइंड कैसे किया जाएगा, तो हाउ टू फाइंड इट। अब हम इसके फॉर्मूला बनाने वाले हैं जो कि हमारी सबसीक्वेंट स्टडी, आगे की स्टडी में हमारी हेल्प करेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए के जो कंपोनेंट हैं वो है a1i प्लस, चलो इसे भी ए में ही लेते हैं, तो a2j प्लस a3k, और शॉर्ट में इसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है a1 a2 a3। इसी तरह से बी वेक्टर को मान लेते हैं b1 b2 b3, और सी वेक्टर को मान लेते हैं c1 c2 c3। और अब हमें कैलकुलेट करना है इस सिंबल को जो कि है a डॉट बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम इस
वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं जो कि है वेक्टर B क्रॉस C। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें फर्स्ट रो हो जाती है IJK, सेकंड B के कंपोनेंट्स वो हो जाएंगे B1 B2 B3 और फिर आ जाएंगे C के कंपोनेंट्स C1 C2 C3। और अगर इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो I के ब्रैकेट में आ जाएगा B2 C3 माइनस C2 B3, फिर माइनस J कैप और हमें मिल जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3 और लास्ट K कैप में हमें मिल जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। और अब हमें इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच करनी है डॉट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट वेक्टर A की डॉट प्रोडक्ट की जाएगी वेक्टर B क्रॉस C के साथ। तो वेक्टर A जो है उसके कंपोनेंट थे वो है हमारे पास A1I प्लस A2J प्लस A3K और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें इस वेक्टर के साथ जो कि है I कैप, यहाँ पर आ जाएगा माइनस J कैप और प्लस K कैप। तो आप समझ गए होंगे ब्रैकेट्स में कौन सा पोर्शन आएगा। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट के साथ, तो जब डॉट प्रोडक्ट की जाती है तो I कंपोनेंट वाले टर्म्स एक साथ हो जाती हैं और J वाली एक साथ और K वाली एक साथ। तो ये जो ब्रैकेट है वो है B2 C3 माइनस C2 B3 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी A2 की। फिर नेक्स्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस A2 के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी B1 C3 माइनस C1 B3 और नेक्स्ट हो जाएगा A3, इसके साथ आ जाएगा B1 C2 माइनस C1 B2। तो अगर आप इस पूरी टर्म को इस पूरे के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं I कैप की जगह बस A2 आ चुका है, J कैप की जगह A2, यहाँ A1 आया है, यहाँ A2 और K कैप की जगह A3 आया। तो मतलब ये बिल्कुल इसी डिटर्मिनेंट की तरह है, लेकिन IJK की जगह A1 A2 A3। तो क्या मैं इस पूरे को दोबारा से इस तरह से लिख सकता हूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है कि जब भी आपको ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हो तो बस आपको इसे डिटर्मिनेंट में लिख देना है, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड के कंपोनेंट और थर्ड के कंपोनेंट। तो चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का रिजल्ट है द डॉट एंड क्रॉस इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज्ड। तो यहां पर हमें यह प्रूव करना होगा कि A डॉट B क्रॉस C, तो यहां पर आप डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं। तो पहले दो वेक्टर्स के बीच में तो हो जाएगा क्रॉस और डॉट हो जाएगा थर्ड के साथ। और अगर किसी के मन में ये आया कि सर यहाँ क्रॉस लगा देते, यहाँ डॉट लगा देते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस तरह से लिखता, यहाँ क्रॉस लगा देते और यहाँ डॉट लगा देते, तो ये एक्चुअल में मीनिंगलेस स्टेटमेंट थी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर कर हमें यहाँ पर इस पार्ट का तो रिजल्ट मिलता स्केलर और ये अपने आप में है वेक्टर, और आप वेक्टर और स्केलर की क्रॉस प्रोडक्ट कर ही नहीं सकते। तो दिस हैज नो मीनिंग। तो डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने का मतलब होता है कि पहले दो के साथ अब क्रॉस लग जाएगा और थर्ड के साथ डॉट लग जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कैलकुलेट कर लेता हूं और हम देखते हैं कि क्या दोनों सेम आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड को तो हम अभी पिछले पार्ट में सॉल्व कर कर आए हैं कि A डॉट B क्रॉस C, जहां पर हमने देखा कि, तो मान लेते हैं फिर से यहां पर कि A वेक्टर के, तो लेट A वेक्टर के कंपोनेंट्स आप वही मान लीजिए A1 A2 A3 और B वेक्टर है आपके पास B1 B2 B3 और C वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं C1 C2 C3। तो
हमने फाइनल रिजल्ट देखा था कि इस तरह की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ जाता है वो होता है डिटर्मिनेंट, जहां A1 A2 A3 फर्स्ट रो में, B1 B2 B3 सेकंड रो में और C1 C2 C3 जो है वो थर्ड रो में आ जाएंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मुझे निकालना है A क्रॉस B और फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमने C वेक्टर के साथ। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आप उसी तरह से करेंगे। पहले A और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उस वेक्टर की C के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप सॉल्व करके इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा जिसकी फर्स्ट रो तो होगी A1 A2 A3, तो चलिए इसे सॉल्व करके ही देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर I J के तो आ जाएगा फर्स्ट रो में A1 A2 A3 और B1 B2 B3, और जब इसे एक्सपेंड किया जाएगा तो आपको I के साथ जो कंपोनेंट मिलेगा वो हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, फिर माइनस J का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3, और फाइनली K के साथ होगा A1 B2 माइनस A2 B1। और अब मुझे इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है C वेक्टर के साथ। तो A क्रॉस B डॉट वेक्टर C। तो आप जानते हो C वेक्टर जो है वो है C1I C2J C3K, और जब मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो I की जगह C1 आ जाएगा, J की जगह C2 और K की जगह C3। तो C1 के साथ यही ब्रैकेट माइनस C2 के साथ यही ब्रैकेट प्लस C3 के साथ यही ब्रैकेट। और जब इस पूरे को अगर मैं दोबारा से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो मुझे मिल जाएगा C1 C2 C3, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा A1 A2 A3 और नेक्स्ट हो जाएगा B1 B2 B3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखें तो रोज तो यही आ रही हैं लेकिन ऑर्डर अलग है। तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा देते हैं हम कि अगर मैं रो 1 और रो 2 को यहां पर चेंज कर दूं, रो 1 और रो 2 को चेंज कर रहे हैं, तो रो 1 इंटरचेंज रो 2, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। लेकिन आप जानते हैं दो रोज को इंटरचेंज करने पर बाहर माइनस का साइन आ जाता है। और अब एक बार फिर से रोज को चेंज कर दें हम यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड रो को, तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा वो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। एक और माइनस आएगा और ये फाइनली साइन प्लस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आंसर आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हो तो आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is not changed if the cyclic order is maintained। तो एक तो हमारा यहां तक क्वेश्चन रहेगा, इसे हम बाद में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले तो साइक्लिक ऑर्डर का मतलब समझते हैं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो अगर आप A से B की तरफ जाएं और फिर B से C की तरफ जाएं और फिर वापस C से A की तरफ जाएं, ये बन रहा है साइकिल। तो A से B, B से C और C से फिर वापस A। वो कहते हैं अगर इस तरह का साइकिल मेंटेन रहेगा तो ये सभी की सभी ट्रिपल प्रोडक्ट सेम रहेंगी। अगली बार आप B से स्टार्ट कर लीजिए, तो B के बाद C के बाद A, तो इन दोनों ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर सेम होगा। और अब आप C से स्टार्ट कर लीजिए, तो वेक्टर C, उसके बाद है A, उसके बाद है B।
तो हमें फर्स्ट पार्ट में ये शो करना है कि ये तीनों ट्रिपल प्रोडक्ट सेम है। और इसके बाद लिखा है चेंज सेकेंड पार्ट में कि चेंजेस इट्स वैल्यू इन साइन इफ टू आर अनचेंज्ड। वो कहते हैं, और सेकेंड पार्ट में आपको ये दिखाना है कि अगर आप ट्रिपल प्रोडक्ट में किन्हीं दो को इंटरचेंज कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट तो मैंने रखा ए, बी और सी की जगह मैंने कर दिया सी और बी, तो फिर जो इसका आंसर आएगा वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस आ जाएगा और ये फिर से वापस साइक्लिक ऑर्डर में लिख देंगे। तो अगर दो को इंटरचेंज करोगे तो फिर बाहर माइनस साइन आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है आप ए सी बी के लिए दिखाएं, आप किसी के लिए भी दिखा सकते हैं। यहां मैं बी ए सी इसको भी हम नेगेटिव में दिखा सकते हैं। तो चलिए एक से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो अब हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहे हैं और लिखने जा रहे हैं कि ए बी सी से क्या मतलब है। तो ए बी सी का मतलब है, अब आप जानते हो, इसे आप लिख सकते हो पहले क्रॉस लिख लीजिए बाद में डॉट लिख लीजिए, एक ही बात है। और जब इसे सॉल्व किया गया था तो हमें मिला A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब सेकंड ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर सॉल्व करें तो वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर A। तो सबसे पहले हमने यहाँ A के कंपोनेंट लिखे हैं, फिर B के, फिर C के। उसी तरह से इसे लिख सकते हैं B क्रॉस C डॉट A, और इसकी भी अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म लें तो हमें मिलेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3। तो क्या अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है? अगर नहीं है तो क्या बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल, सबसे पहले आप फर्स्ट सेकंड रो को चेंज कर दो और फिर सेकंड और थर्ड को चेंज कर दो, तो दो बार ऑपरेट किया जाएगा। और दोनों बार ऑपरेट करने के बाद तो आफ्टर अप्लाइंग, तो यहाँ पर आप दो ऑपरेशन लगा देंगे कि R1 इंटरचेंजेस R2 एंड देन उसके बाद R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 के साथ, तो फाइनली आपको मिल जाएगा। तो दो बार इंटरचेंज करने पर दो बार माइनस साइन आएगा जो कि प्लस हो जाएगा और आपको फाइनली मिल जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर सेम आ रहा है। और अगर अब मैं थर्ड ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं जो कि है वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर B, और इसे लिखा जा सकता है वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और इसे भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। और यहाँ पर भी अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड रो को इंटरचेंज कर दीजिए और इसके बाद देन सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दीजिए, तो फिर से दो माइनस साइन प्लस हो जाएंगे और फाइनली आपको मिल जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो आपने देखा कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों ही ट्रिपल प्रोडक्ट सेम है। और अब बात करते हैं इस सेकंड की। अगर अब मैं सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करूँ जो कि है ACB, तो यहाँ पर हमें दिया है वेक्टर A वेक्टर C वेक्टर B, तो आप इसे लिख सकते हो A क्रॉस C डॉट B। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो होगा A1 A2 A3 C1 C2 C3 और नेक्स्ट हो जाएगा B1 B2 B3। और फर्स्ट रो तो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर है, लेकिन इन दोनों में से इंटरचेंज करते हैं, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हम R2 इंटरचेंज R3, तो बाहर आ जाएगा माइनस का साइन और डिटर्मिनेंट बन जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, जो कि फिर से ट्रिपल प्रोडक्ट लिखी जा सकती है वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C।
तो अगर आप दो को इंटरचेंज करते हो तो फिर बाहर माइनस साइन आ जाएगा। तो आई होप अब आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी इफ टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर सेम। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव कुछ इस तरह से रहेगा कि अगर तीन में से दो वेक्टर सेम हो जाए, तो मान लीजिए फर्स्ट भी ए है, सेकंड भी ए है और नेक्स्ट है बी, तो फिर इसका रिजल्ट होगा ज़ीरो। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी। और अब मैं डायरेक्ट इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूं तो फर्स्ट कंपोनेंट्स हो जाएंगे a1, a2, a3, फिर से a1, a2, a3 और लास्ट हो जाएगा b1, b2, b3। और आप जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट की दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं तो इसका रिजल्ट हो जाता है ज़ीरो। और साइड में आप लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है प्रॉपर्टी 4। तो प्रॉपर्टी 4 है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल। कि अगर तीन में से दो हो जाएं पैरेलल तब भी एसटीपी रहेगा जीरो। तो मान लेते हैं कि लेट ए कोमा बी आर पैरेलल वेक्टर्स out of A, B and C। तो तीन में से हमने दो वेक्टर्स को पैरेलल मान लिया। और आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B, तो इसका मतलब था वेक्टर A कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। तो इसे और एक्सप्लेन करें तो ए के कंपोनेंट थे हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k और ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, तो a1 इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b1, a2 इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b2 और a3 इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b3। तो चलिए अब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं और देखते हैं क्या ये ज़ीरो बनता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब रहेगा वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c। और ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट में a1, a2, a3, b1, b2, b3 और c1, c2, c3। और यहाँ अगर हम a1, a2, a3 की वैल्यू पुट कर दें तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा लैम्डा b1, लैम्डा b2, लैम्डा b3। यहाँ है b1, b2, b3, c1, c2, c3। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट से किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें तो अब हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा b1, b2, b3, फिर से b1, b2, b3 और c1, c2, c3। फिर से दो रोज के आइडेंटिकल होते ही ये रिजल्ट हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर तीन में से दो वेक्टर रहेंगे पैरेलल तब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगी ज़ीरो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मान लीजिए आपके पास फिर से तीन वेक्टर्स हैं और आपने निकाला इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो लेट दीज बी थ्री वेक्टर्स। और जब आप इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो आपने देखा इसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर आता है। और यही अब इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है कि जो वो एक नंबर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ parallelopiped whose edges are vector A, vector B and vector C।
इसे मैं अब आपको थोड़ा पेन की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये 2 पेन हैं, तो इनमें से एक हो गया, मान लीजिए ये हो गया हमारा ऊपर वाला हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, और अब मैं एक और वेक्टर कोई ले लूं और ये मैंने मान लीजिए बना दिया वेक्टर सी। अब ये एक तरह से आपकी लेंथ हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये हाइट हो जाएगी। और अगर आप इन तीनों को यूज़ कर कर एक पैरेललोपाइप्ड बना दें, और अगर अब बना हुआ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि मेरे पास यहाँ एक बॉक्स पड़ा है, तो आप इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। ये नीचे वाला एक वेक्टर हो गया, एक इस साइड का वेक्टर हो गया, और ये एक हाइट वाला वेक्टर हो गया। इसमें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइंस हैं, लेकिन पैरेललोपाइप में हो सकता है कोई लाइन तिरछी हो, जो आपकी इस तरह से हाइट वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी ना होकर ऐसे तिरछी भी हो सकती है। तो तीनों के मिलाने से जो इस तरह का बॉक्स बनेगा उसे कहा गया है पैरेललोपाइप्ड। और जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट आती है, इसका जो भी आंसर आता है वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके पास 3 वेक्टर्स हो गए हैं यहाँ पर। तो ये मान लीजिए आपका कोई वेक्टर हो गया, ये इस वेक्टर को कह देते हैं, चलिए वेक्टर, ये वेक्टर हो गया ए, ये वेक्टर हो गया बी, और इस तरह से आपका कोई और वेक्टर हो गया जो कि है सी। और इन तीनों वेक्टर से मिलाकर जब आप एक पैरेललोपाइप बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ एक पैरेललोपाइप, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा वेक्टर था वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो वेक्टर था वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो वेक्टर देख रहे हैं आप वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास 3 वेक्टर होंगे, उनसे जो पैरेललोपाइप बनेगा उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका प्रूफ बहुत ही इजी है कि ये क्यों वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, आप बुक में पढ़ेंगे, हर स्टैंडर्ड बुक में ये दिया होता है। तो ईजिली सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर कर इसे फाइंड कर लिया जाता है। तो अब हमने काफी रिजल्ट्स कर लिए हैं और इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप whose edges are तो आपको एजेस दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट एज है i प्लस जे प्लस के वेक्टर, सेकेंड है i माइनस जे प्लस के वेक्टर, और नेक्स्ट है i प्लस 2j माइनस के वेक्टर। ये 3 आपको एजेस दी गई हैं। ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। और आपने इन तीनों वेक्टर से बनने वाले पैरेललोपाइप का निकालना है वॉल्यूम। तो अब आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालने के लिए हम निकाल देते हैं इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले मान लीजिएगा कि हमने फर्स्ट वेक्टर को नाम दे दिया है ए, तो i प्लस जे प्लस के, इसे मान लेते हैं हम बी वेक्टर i माइनस जे प्लस के, और ये हो गया सी वेक्टर i प्लस 2j माइनस के। और अब फाइंड करते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, तो जो कि इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के, जिसकी फर्स्ट रो हो जाएगी i j k के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट्स में आएगा 1 1 1, नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 1, यहाँ से 1 2 एंड माइनस 1। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो इसे रो 1 से एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा 1 टाइम्स 1 माइनस 2, फिर नेक्स्ट जे के लिए -1, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा -1
-1 और नेक्स्ट 1 इंटू 2 माइनस -1, तो 2 + 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो यहाँ से आ रहा है -1, ये हो जाएगा -2 इंटू -1, ये हो जाएगा +2 और यहाँ से आ रहा है 2 + 1 3 और फाइनली सॉल्व करें तो 4। क्योंकि ये 4 जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे यहाँ पर नहीं पता कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में है, तो मैं जो भी यूनिट रही होगी मैं सिर्फ इसे यूनिट्स लिख देता हूँ और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो यूनिट्स का हो जाएगा क्यूब। तो इसका आंसर रहेगा 4 यूनिट क्यूब या फिर आप 4 क्यूबिक यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इसके बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।